Good evening, everyone. A very warm welcome to today's webinar by Sri Tara School of Wellbeing. I'm Surbi Khurana. I'm a psychologist and I will be your host for this session. Our topic today is counseling helps you find your inner voice, cope better, and create change, even when people around you aren't ready to listen. Many of us struggle when our loved ones, especially our spouse, in laws, friends, are not able to understand or support us. And in this session, we will talk all about how counseling can still empower you to grow and heal from within. I'm honored to introduce our first speaker, Mrs. Shanti Pahwa, a relationship and emotional health coach, founder of Sri Tara School of Wellbeing, which was established in 2019. She's a retired associate professor from Delhi University. She will be answering your questions today. Also with us is Mrs. Sumita Sethia, Sri Tara's most experienced counselor, who will be asking the important questions we have received from all of you via WhatsApp. We are so glad to have you with us today. Let's begin this meaningful conversation on how counseling can truly transform lives. Over to Sumita Sethia. थैंक यू सुरभि। नमस्कार सभी को। रीमा ने लिखा है कि श्री तारा में आप कहते हैं कि अपनी हर इमोशनल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। रीमा आगे लिखती है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे कि रीमा ने बताया कि उसका पति उसकी बात सुनता ही नहीं। रुको ना। हाँ, अब बोलो। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट सब अपने आप को म्यूट पे डाल लें। एक मिनट, इसको जूम, ये मेरा मीटिंग चल रहा है, सुन रही हो? हाँ, आप होस्ट हो, आप म्यूट कर सकते हो। हाँ जी। जैसे कि रीमा ने बताया है कि उसका पति उसकी बात सुनता ही नहीं, तो जब कोई बात ही ना सुने तो तुम कर ही क्या सकते हैं। रीमा का कहना है कि क्योंकि वो सुनते ही नहीं तो मैंने फिर बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हुई, बल्कि इससे तो समस्या और उलझ सी गई। मुझे लगता है कुछ भी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब ऐसे में इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कौन? हाँ बोलो। सुनीता, कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? प्लीज अपने अपने फोन को म्यूट पे डाल दीजिए। हाँ सुनीता, जैसा कि तुमने रीमा के लिए पूछा है कि उसका कहना है कि उसके हस्बैंड उसकी बात को सुनते ही नहीं, तो वैसे तो इस समस्या के लिए रीमा को पूरा ओपन अप होना पड़ेगा, अपनी समस्या को शब्दों में बताना होगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि आप अपनी हर प्रॉब्लम को साफ साफ देखें और साफ साफ बताएं। तुम डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहते कि मैं अनहेल्दी हूं, मुझे हेल्दी कर दो। ऐसा तो नहीं कहते ना तुम सीधी सीधी बात कहते हो कि मुझे पेट में दर्द होता है, हफ्ते में 4-5 बार होता है, 10-20 मिनट रहता है फिर ठीक हो जाता है। और फिर कहते हो कभी सिर में भी दर्द हो जाता है या थोड़ा बुखार भी हर वक्त रहता है। ऐसे ही बताते हो ना तुम अपनी समस्याओं को, पूरा बताते हो डिटेल में। तब उसका इलाज किया जाता है। बनाया तो आपको हेल्दी ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप कहो मैं अनफिट हूं, मुझे फिट कर दो। अगर तुम अपनी समस्या को खुलकर बताओगे तो ऐसा करने से तुम समस्या को सदा के लिए सीधा देखने के योग्य हो जाओगे। फिर तुम दिमाग में ये नहीं घुमाओगे कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर तुम्हें पता होगा कि कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं अनंत नहीं होती, वही वही समस्याएं बार बार आने से अनंत लगती हैं। जब जीवन जीवन ही सीमित है तो समस्याएं अनंत हो कैसे सकती हैं। समझ गई आपकी बात कि रीमा को खुलकर बताना होगा कि वो क्या कहती है और वो क्या नहीं सुनता। रीमा को का ये कहना कि वो सुनता ही नहीं है, ये अपनी समस्याओं को कहने का गोलमोल ढंग है। और ये भी एक वजह बन जाती है कि तुम्हारी समस्याएं हल होती ही नहीं है। अगर उनके कान ठीक हैं और तुम्हारी स्पीच क्लियर है तो ऐसा तो नहीं है कि उनको तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती। अगर तुम कहो कि मुझे वो अखबार पकड़ा दो जो तुम्हारे बगल में पड़ा है, तो वो सुनकर वो तुम्हें शायद अखबार पकड़ा ही देंगे। हालांकि हम सभी जानते तो हैं कि रीमा इस सुनने की बात नहीं कर रही। पर इस ढंग से अगर समस्या को प्रेजेंट किया जाएगा तो हल तक नहीं पहुंचा जा सकता।
पर फिर आपके अनुसार क्या ढंग हो सकता है कहने का कि समस्या के हल तक पहुंचा जाए? सही कहा तुमने। समस्याओं को कहने के, समस्याओं को प्रेजेंट करने के इस गोलमोल ढंग की वजह से ना तो तुम अपनी समस्याओं को क्लैरिटी से देख पाते हो, ना ही क्लैरिटी से बता पाते हो। तुम्हें बताना होगा कि कौन सी बात ऐसी है जो वो नहीं सुनते, और सुनने का मतलब भी समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब तुम अपने स्पाउस से कहते हो कि हम हर हफ्ते मॉल से ही घर का सामान खरीद कर ले ले आया करेंगे, तो तुम्हारे मन में इसके कारण भी होते हैं। जैसे कि एक एक तो ये कारण होता है कि वहां डील्स मिलने की वजह से सामान सस्ता मिलेगा, और दूसरा, बाजार जाकर बार बार सामान लाने का टाइम भी बचेगा। पर हर हफ्ते मॉल जाने का तुम्हारे स्पाउस का मन नहीं होता, तो वो या तो कोई जवाब नहीं देंगे या फिर कहेंगे कि अरे इसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है, फोन करके मंगा लिया करो, या कोई भी ऐसी ही सजेशन दे देंगे। तो तुम्हें लगेगा कि ये तो सुनते ही नहीं है। यानी तुम्हारे लिए सुनने का मतलब हो गया कि वो सुने, समझें और माने भी। और फिर काफी बार ऐसा भी होता होगा कि वो तुमसे ऐसा कहते होंगे कि ये किटियां शिटियां करने का कोई फायदा नहीं होता, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लिया करो। किटियों के नाम पर तो बिना बात के पैसे इकट्ठे करना और फिर बिना किसी जरूरत के पैसों को खर्चा करना से कोई फायदा नहीं होता। यानी तुम्हारे स्पाउस के मन में किट्टी ना करने के कारण होते हैं, पर तुम्हारे पास किट्टी करने के कारण होते हैं। तुम्हें लगता है कि इसी बहाने इंसान बाहर निकलता है, आसपास वालों से पहचान होती है, यही तो सोशलाइजिंग का बहाना है। इसी से तो पता चलता है कि आसपास हो क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो तुम अपनी किट्टी जारी रखती हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को भी तो यही लग सकता है कि तुम सुनती ही नहीं हो। सही कह रही हैं आप। या एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बात मॉल जाने की या ना जाने की बिल्कुल नहीं है, ना ही बात किट्टी डालने से की है, ना ना डालने की है। बात है तुम्हारे जीवन जीने के पैटर्न की, कि दो कैसे मिनट रुक दोनों जाओ। को ही लगता है कि उसका स्पाउस सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। दोनों में से कोई भी इस बात का हिसाब तो रख नहीं पाता कि किसकी कितनी मानी गई। दोनों को यही फील बनी रहती है कि मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं है। देखिए, हर मन की एक समझ होती है, और जरा सी भी बात अपने ढंग से ना हो तो मन अस्वीकार कर देता है, और अस्वीकृति किसी को भी प्लेजेंट नहीं लगती है। इसलिए तो घरों में खास तौर पर पति पत्नी के झगड़े मिटते ही नहीं है। कितनी बार मन करता है कि दफा करो, मैंने तो आजकल कहना ही बंद कर दिया है। कौन ऐसा पति या पत्नी है जो ऐसा नहीं सोचता? अक्सर माँ बाप भी यही सोचते हैं, यही कहते हैं, बच्चे भी यही कह देते हैं कि मम्मी पापा तो ऐसे ही कहते रहते हैं, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। पर मन स्वीकार नहीं करता। हर मन उतनी बात ही स्वीकार करता है जो उसके उस मन के दायरे में होती है। मन में जो गलत सही, अच्छे बुरे का या समझदारी नासमझी का पैमाना है, मन उस में ही स्वीकार करता है। यानी जो बात वाइफ को ठीक लगती है वो बदलती नहीं है, और ऐसे ही जो बात हस्बैंड को गलत लग रही होती है उसे भी नहीं बदला जा सकता। फिर भी बात तो कारणों पर ही हो सकती है ना। और फिर ऐसा नहीं है कि दो लोगों में फर्क नहीं होता, फर्क तो होता है, दो इंसानों में फर्क होगा ही। दो में एक थोड़ा आगे दूसरा पीछे हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि एक तो 100 हो और दूसरा 0। दोनों ही एक लाइन में आगे पीछे होते हैं। और जीवन में कब क्या घट जाए जिसकी वजह से कब आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे हो जाए, तुम पहले से जान ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन दोनों की ये फील तो बनी ही रहती है कि उसका स्पाउस जो कर रहा है ना सही नहीं कर रहा। वो बात मानना तो दूर, सुनता ही नहीं है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो तुम्हारी बात सुनने लगे, समझने लगे और फिर मानने भी लगे। तो ऐसे में एक ही काम किया जा सकता है कि ये सीखा जाए कि स्पाउस को डील कैसे किया जाए और अपने जीवन को कैसे चलाया जाए, ताकि दिक्कतों को मिनिमाइज कर लिया जाए। और ये सीखा जा सकता है, इससे मन को आराम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा कहना मानने लगे या तुम्हारे हिसाब से चलने लगे तभी तुम आराम में आ सकते हो। अगर तुम्हारा आराम दूसरों पर डिपेंड करने लगे कि दूसरा बात सुनेगा, मानेगा तो ही आराम मिलेगा, तो तुम कभी भी आराम में आ ही नहीं सकते। आज तुम्हारा आराम इस पर डिपेंड कर रहा है, तो कल किसी और पर डिपेंड करने लगेगा। फिर तो तुम्हारा मन कभी भी आराम में आ ही नहीं सकता। फिर बुद्ध की ये बात कि जीवन में दुख हैं, दुखों के कारण है, कारणों का निवारण है, और ऐसी भी स्थिति है कि दुख ना हो, का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो हमारा काम भी बोगस है, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि हर इंसान चाहे तो मन का आराम पा सकता है। लेकिन जो रीमा ने पूछा है कि जब सामने वाला बात सुने ही ना, मानना तो बड़ी दूर की बात है, तो आखिर फिर क्या किया जा सकता है, इसके लिए आप क्या कहेंगी?
देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं या कोई भी और इनके हस्बैंड को इनकी बात सुनने के लिए ट्रेंड कर सके। ना ही ऐसा कोई जादुई चिराग किसी के पास है कि वो जो चाहे वो हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ना है कि इनकी समस्या का हल नहीं है। ऐसे केसेस में अपने स्पाउस को कैसे डील करें इसे सीखा जा सकता है, पर ये तुरंत नहीं होता। यानी इस काम को ओवरनाइट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये समझना कोई मुश्किल भी नहीं है। समझ कर तुम अपने रोल को ही ठीक से निभा सकते हो बस। उसके बाद तुम्हारे स्पाउस क्या करते हैं उसके परिणाम वही भुगतेंगे। वो ठीक है कि वो आपके जीवन साथी हैं तो कुछ तो असर आपके ऊपर होगा ही। लेकिन जो किया जा सकता है तुम उसे करने में जुट जाओ तो मेरा ये अनुभव है कि तुम्हारे मन को आराम आ जाता है। लेकिन अगर इस फिक्सेशन के साथ जीते रहो कि जब वो मेरा स्पाउस मेरी बात माने या कम से कम सुने तो सही, मेरे मन को सिर्फ तभी आराम आएगा, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी बात से। तुम सिर्फ वही कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में है इस वास्तविकता को देखना, समझना, और फिर इस बात से रिलेट करना कि अपने सुख और दुख के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, और सामने वाला अपने हर सुख दुख के लिए खुद जिम्मेदार है। जब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी देख लेते हो इस मामले में, तो फिर ही खुद पर तुम काम करने के लिए तैयार होते हो। हाँ सुमिता, होता क्या है कि तुम अपने दुख के लिए तो अपने स्पाउस को जिम्मेदार समझते ही हो। और कभी कभी सामने वाला दुखी हो जाता है तो तुम खुद को भी उसके दुख का जिम्मेवार भी समझ लेते हो। तुम्हें लगता है कि काश मैंने वो ना कहा होता जो कह दिया तो बात इस हद तक ना बिगड़ती, और वो मेरे से इतने भी नाराज ना होते। और ऐसे ही तो सामने वाला है। मैं कहती हूँ जो भी तुम कहती हो, करती हो या सोचती हो, उसके पीछे मुख्य रूप से तुम्हारी समझ है। और जो सामने वाला कह रहा है, कर रहा है या सोच रहा है, उसके पीछे उसकी समझ है। और भी छोटे मोटे कारण हो सकते हैं जैसे कि हालात या जीन्स वगैरह। हो सकता है किसी का बैड चाइल्डहुड रहा हो, या पेरेंट्स के जीन्स ही ऐसे हों कि उसकी आदत जीन्स की वजह से ऐसी हो। पर सिवाय अपनी समझ के किसी और कारण पर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ना तो किसी के जीन्स बदले जा सकते हैं और ना ही किसी के पास्ट में जाकर उसके चाइल्डहुड को बदला जा सकता है। सिर्फ अपनी समझ पर काम करके तुम हालात बदल सकती हो। तो बात वहीं आ जाती है कि करोगे तो वही ना जो किया जा सकता है। और अपनी ही समझ पर काम करना अपने आप में पर्याप्त है। इसमें अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछो और समझो, और अपने हर दुख और हर सुख के लिए आप जिम्मेवार हो जाओ, और उन्हें अपने हर सुख और दुख का जिम्मेवार देखो। और ऐसा करने के बाद अगर तुम्हारा स्पाउस अपने लिए जिम्मेदार नहीं बनता, या बनता है और बनता है तो कब बनता है, ये ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। लेकिन किया यही जा सकता है, और जो किया जा सकता है उसे तुम कर लोगे तो तुम आराम में आ ही जाओगे। तुम्हें दिखेगा कि जो किया जा सकता था कर लिया, और कुछ किया नहीं जा सकता। कितने लोग होते हैं? सही कहा आपने। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तीन ये चार। कि हमारा एटीट्यूड हो सकता है कि जीवन है तो दिक्कतें ही रहेंगी, दिक्कतें हमेशा रहेंगी ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स अंतहीन है, इन्हें सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो हताश होकर हम बैठ जाएं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब भी समस्या आए तो उस पर रुका जाए, उस पर काम किया जाए, किसी की मदद लेनी पड़े तो ली जाए, तो समस्याओं से निकला जा सकता है। 1 मिनट। आवाजें आ रही हैं, उनको म्यूट कर देते हैं। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ूं क्या? हाँ, दोबारा पढ़ो। अच्छा। मैंने इसमें दो ऑप्शन जो आपने बताए उनको समराइज किया था हाँ। कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि हमारा एटीट्यूड हो सकता है कि जीवन है तो दिक्कतें तो रहेंगी ही, प्रॉब्लम्स अंतहीन हैं, इन्हें सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो हताश होकर हम बैठ जाएं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब भी समस्या आए तो उस पर रुका जाए और उस पर काम किया जाए, किसी की मदद लेनी पड़े तो ली जाए, तो समस्याओं से निकला जा सकता है। बिल्कुल सही। और किसी भी इंसान का समस्याओं से निकलना निर्भर करता है इस बात पर कि इन दोनों ऑप्शंस में से वो क्या चुनता है। अगर कोई खुद ही अपनी दिक्कतों से, अपनी परेशानियों से नहीं निकलना चाहता, तो कोई और उसे निकाल नहीं सकता।
फिर चाहे वो 19 साल का बेटा हो या 19 साल के बेटे का पिता हो या फिर 90 साल के दादाजी ही क्यों ना हो। किसी के पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई समझना ना चाहे फिर भी उसे समझा दिया जाए। कोई गिटार ना सीखना चाहे हम उसे गिटार सिखा दें, ये असंभव है। कोई तैरना ना सीखना चाहे और हम उसे तैरना सिखा दें, ये हो नहीं सकता। तो चाहे कोई 19 का हो या हो 90 का, अगर वो ये सोचकर बैठ जाए कि उसकी समस्या को तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, इसलिए किसी से कुछ भी पूछना बेकार है, और इसलिए मुझे तो किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर कोई भी उसे उसकी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकता, वो चाहे कोई काउंसलर हो या हो साइकोलॉजिस्ट। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे कि वो पूछ ही रहा है, जैसे कि रीमा ने पूछा ही है, तो उसे तो बताया ही जा सकता है। और फिर रीमा ने बताया ही है कि उसने एक बार पहले भी किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के साथ बात की थी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। देखो सुमिता, अगर तुम्हारी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है और एक डॉक्टर उसका इलाज ठीक से नहीं कर पाता तो तुम दूसरे के पास भागते ही हो, और दूसरे से ठीक ना हो तो तीसरे के पास भागते हो, पर तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि वो ठीक ही ना हो जाए। ऐसे ही तुम अपनी इन इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए भी तो कर ही सकते हो। और फिर किसी का पूछना एक बात है, पूछने के बाद उसे जो बताया जाए, जो करने को कहा जाए, वो करना दूसरी बात है। पर तुम पूछते भी इस भाव से हो कि जब दूसरा बदले ही ना तो तुम कर क्या सकते हो, यानी तुम हमसे दूसरे को बदल देने का तरीका पूछते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम बस ये चाहते हो कि जैसे जैसे तुम कहो दूसरा वैसे वैसे करता जाए, और चाहता वो भी यही है कि मैं जो चाहता हूं मुझे वैसा वैसा करने दिया जाए। तो जितनी उपाय की जरूरत उसे है उतनी ही तुम्हें है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। ना समझी ये है कि तुम उसे समझाते हो, वो तुम्हें समझाता है। तुम उसका सीधा सीधा कोई फायदा कर सको ये असंभव है। सबसे पहले अपना फायदा करना होता है। तुम्हें दिख जाता है कि जिस दिशा में तुम्हारा फायदा है उसी दिशा में उसका भी फायदा है। शुरुआत यहीं से हो सकती है कि तुम अपने दुख की जिम्मेवारी लो और दुख के कारणों को जानो। आपका मतलब है कि रीमा को तो जरूरत है ही अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करने की, उसके साथ साथ हस्बैंड को भी अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करना होगा, ताकि वो दोनों ही एक दूसरे को डील कर सके। असल में केवल रीमा को ही नहीं, सभी को अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करने की जरूरत होती है। ये बात है प्रिवेंशन की, और सभी को अपने लिए काम करना होता है। जैसे एक्सरसाइज करने से उसी को फायदा होता है जो एक्सरसाइज करता है, वैसे ही रीमा जब अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करेगी तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा तो उसी को फायदा होगा, और वो अपनी हर समस्या से निकल पाएगी। उसका अपनी समस्याओं से निकलना उसके स्पाउस के काम करने पर डिपेंड नहीं करता। पर प्रिवेंशन तो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है, यानी इससे पहले कि तुम किसी समस्याओं में फंसो, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि समस्याएं आती ही क्यों हैं, और अगर आ जाएं तो उनसे निकला कैसे जा सकता है। इस बात को 1948 में एक भारतीय साइकेट्रिस्ट गोविंद स्वामी ने काफी अच्छी तरह से क्लियर किया था। उनका कहना था कि 3 तरह के लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो वो आते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, यानी जिनकी फंक्शनैलिटी ही रुक जाती है, जो रोजमर्रा के काम ही नहीं कर पा रहे होते। इन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना होता है। और दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, यानी अभी वो फंक्शनल हैं, रोजमर्रा के काम वो ठीक से कर पा रहे हैं, परंतु यदि उन्हें ऐसी परिस्थितियों से ना बचाया गया जो कि उन्हें मानसिक रूप से बीमार कर सकती हैं, तो वो मेंटली सिक हो सकते हैं। यानी जो लोग इमोशनली वीक हैं, जो डरे डरे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अपना बचाव करने यानी प्रिवेंशन के लिए जरूरी होता है कि वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें ही। तीसरी तरह के लोग वो हैं जो ना तो बीमार हैं ना कमजोर हैं, उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ के लिए काम करना होता है। इन्हीं लोगों के द्वारा ही हमारी सोसाइटी सेफ, लविंग और कंटेंट सोसाइटी बन सकती है। गोविंद स्वामी क्योंकि एक सोशल साइकेट्रिस्ट सोशलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो तीसरी तरह के लोग हैं इन्हीं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और उनका कहना था कि जितने ज्यादा लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे समाज उतना स्वस्थ होगा, और एक स्वस्थ समाज में एक दूसरे के प्रति हेट्रेड तभी कम होगी। बिल्कुल। और अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करते तो जाना नहीं जा सकता कि कब किसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाए कि उसकी फंक्शनैलिटी ही रुक जाए। यानी हम हर वक्त पागल हो जाने के किनारे पर खड़े होते हैं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक घटना बताती हूँ। विलियम जेम्स नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एक बार एक पागल खाने को बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्सुक होकर विजिट करने गया। वहां उसने तरह तरह के पागल देखे, और वहां से लौटा तो एकदम उदास होकर लौटा।
उस रात वो सो नहीं पाया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तो विलियम जेम्स का कहना था कि अब शायद मैं जीवन भर में कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकूंगा। मित्रों ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या देख लिया तुमने उस पागल खाने में? विलियम जेम्स ने कहा कि उन पागलों को देखकर एक बात जो मेरे ख्याल में आई वो ये थी कि मेरे भीतर भी तो यही सब चल रहा है, तो मैं कितने दिन इसको संभाले रखूंगा। और जब ये मेरे मित्र ही नहीं संभाल पाए और किसी दिन इनका बांध टूट गया और जो इनके भीतर था वो बाहर आ गया, तो किसी दिन ये मेरे साथ भी तो घट ही सकता है। जब इनके साथ घट गया तो मेरे साथ क्यों नहीं घट सकता? तो मैं घबरा गया हूं कि मैं भी कभी भी पागल हो सकता हूँ, क्योंकि जो उनके बाहर दिखाई पड़ रहा है वो मेरे भीतर भी तो मौजूद है ही। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूं कि कहीं मैं भी तो पागल नहीं हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि विलियम जेम्स ने अपने अंदर झांका, अच्छे से उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो वो बात कर रहे हैं वहां पर, जो लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो मेरे अंदर भी आता ही है ना। तो वास्तविकता यही है कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करते तो हमारी जिंदगी बस पागलपन के किनारे पर खड़े खड़े ही कटती है। बिल्कुल। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सभी अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें और जल्दी से जल्दी इसके लिए काम करें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट पॉसिबल जगह पर जाकर पूछें, बेस्ट पॉसिबल थेरेपिस्ट को ढूंढें। इसके लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े तो करें। ये कोई खर्चा नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। और ये किसी भी इन्वेस्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट है। इससे ज्यादा या कहीं इससे ऊपर कोई और इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। जरूरी नहीं है कि आप हमसे पूछें, आप कहीं से भी पूछ सकती हैं अपनी समस्याओं के समाधान। बस मैटर यही करता है कि आप पूछें जरूर, और अगर एक जगह से हल नहीं मिलता तो दूसरी जगह जाएं, तीसरी जगह जाएं। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप दिल से चाहेंगे अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस, तो उस आपको कोई रोक नहीं सकता। वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात का जरा जरा तुम्हारी मदद करता है पाने में। और अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम ने यही काम अपने लिए किया है पहले। इसलिए मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि तुम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। बिल्कुल। आपने कहा कि अपनी मेंटल हेल्थ पर जो खर्च करते हैं वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है। मैं कहती हूँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी मेंटल हेल्थ पर इन्वेस्ट करना। कितनी बार जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके आने से जो दुख आता है, लगता है कि कहीं इस दुख से पागल ही ना हो जाएं। और पता नहीं कब किसके जीवन में कौन सा दुख, कौन सी समस्या आ जाए, ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि ये एक वास्तविकता है कि समस्याएं सभी के जीवन में आती ही हैं, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है। इन समस्याओं पर काम करना ही अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना है। अब मैं हर बार की तरह यही कहूंगी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई और कंफ्यूजन हो, कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें श्रीतारा के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर प्रश्न, आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए। और अभी जो लोग हैं, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैम मेरा एक प्रश्न था, जैसे हाँ जी। 3 मेंटल हेल्थ आपने बताए, जिसमें कि सेकंड वाला जो था कि हाँ। इमोशनल, हाँ। है ना, कि व्यक्ति कुछ भी बोलता है लेकिन वो इमोशनल होकर के वो उसका जवाब ही नहीं दे पाता है। हाँ, वो डरा डरा रॉन्ग रहता है। व्यक्ति सोचता है कि ये है ना ड्रामा कर रहा है, रो रहा है, रो के हाँ। मतलब दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। हाँ। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो वो इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाता है? उसे उसे अपने ऊपर क्या वर्क करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा ना कि इमोशनली वीक होते हैं ना जो लोग, वही तो जी जी। वही तो पागलपन के किनारे पे खड़े होते हैं ना। तो उन्हीं को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर अपने आप को संभाल पाएंगे। और ये जो भी सीखना है ना, जैसे मैंने आज भी कहा कि ये ओवरनाइट नहीं होता एक्चुअली। कुछ बेसिक्स होते हैं 10-15, वो बेसिक्स आपको सीखने होते हैं। जैसे मैंने शायद बोला भी कि जो भी आप कहते हैं आप अपनी समझ से कहते हैं, है ना। और समझना आपकी एक्सीडेंटल होती है। आपने समझ कहीं सोच समझ के नहीं लिया। आपने समझ बचपन से जो किताबें पढ़ी, पिक्चरें देखी, आसपास रिश्तेदारों को करते देखा, वो आपने समझ लिया कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। वो आपके दिमाग में फिक्स हो गया। जब तक इन बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे ना कि गलत से ही क्या होता है, तुम्हारे नजरिए में कुछ और होता है, सामने वाले के कुछ और होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जो आप कहते हैं उसको गलत लगता है, आप अपनी समझ से ठीक कह रहे होते हैं।
तो ये हाँ समझना पड़ता है कि हम कहते हैं कि गलत सही कुछ होता ही नहीं है, गलत कोई भी नहीं होता, सब हाँ अपनी जगह सही होते हैं। ये आप लाइन बोलते हैं पर इस लाइन को जीते नहीं है, आपके अंदर फिक्स होता है कि नहीं ये तो बात बिल्कुल गलत है। अब मैं रोजमर्रा की बातों में ये नहीं कह रही कि भाई जैसे चोरी करना तो गलत है, तो क्लैरिटी से पता है आपको, बहुत हाँ सारी बातें आपको क्लैरिटी से पता है कि गलत और सही है, वो मैं उन बातों की बात नहीं कर रही। मैं बहुत हाँ सारी और कंफ्यूजिंग बातों की बात कर रही हूँ, घर में जो आप कह देते हैं कि भाई ये काम तो मेड से कराना है, और आपका कोई घर में दूसरा कहता है कि नहीं मेड से नहीं कराना चाहिए, आपको कराना चाहिए। अब इसमें कोई क्लैरिटी तो है नहीं आपको, और कहीं कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है कि भाई नहीं वो ठीक कह रहा है या आप कह रहे हो। तो इस ग्रे एरिया के समझने के लिए कि ठीक सही कोई बात ना, उसकी बात ठीक पूरी तरह गलत है ना आपकी पूरी तरह सही है, तो इस ऐसे केसेस में क्या किया जाए, है ना। तो समझा जाए उसको समझ के कि हाँ, जब आपके दिमाग में ये होगा ना कि भाई गलत वो भी नहीं कह रहा, तो आपके जवाब का देने का तरीका अलग होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। जब आप इसको विद एग्जांपल्स क्लियर कर लेंगे मेरे साथ कुछ दिन चलते हुए, तो फिर आपके बिल्कुल आपका जो भाव भाव होगा, आपका कहने का तरीका होगा, वो बिल्कुल अलग हो। इसमें उससे मेरे आप को जा एक, पाए, हाँ, उससे ही आप इसमें कर पाएंगे। हाँ। जी मुझे जी। एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। शायद ये ममता सिंह ने जो पूछा है, शायद जी। उनका यही मतलब है कि जब मुझे अपनी बात कहनी होती है तो मुझे रोना आ जाता है, यही मतलब है ना आपका? अपनी बात क्लियर नहीं कर पाते हैं, हाँ और हाँ जो हमें बोलना बाद में हम सोचते हैं कि हमें ये बात बोलनी चाहिए थी, और हाँ उस समय वो क्लियर ना करके इमोशनल उसमें आ जाते हैं और रोना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। ये मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मामले में मैं बताती हूँ कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मेरा भी क्वेश्चन था, और मैंने प्रैक्टिकली उसको सॉल्व किया है। जैसे मुझे क्या था कि जब बहुत मैं वीक थी तो मुझे ऐसे रोना आ जाता था, तो सामने वाला चाहे वो कोई भी हो जिससे मेरा इशू है, मैं बात कर रही हूँ तो कहना पहले चुप हो, पहले चुप हो। अब वो रोना इतना आ रहा होता था कि वो चुप हुआ ही नहीं जाता था, तो रो रो के बात कहनी तो वो कहना कुछ है कहा कुछ गया। फिर बाद में बैठ के सोचती थी कि भाई ये क्या मैंने किया, फिर रिग्रेट में आती थी। फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाला, थोड़ा थोड़ा समझा, तो फिर गुस्सा आना शुरू हो गया, तो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, गुस्से से बोलती थी, कभी रोना मिक्स करती थी। तो वो भी जो, क्योंकि जो बोलना चाहती थी वो बोलना नहीं होता था, और जो नहीं बोलना था वो बोल जाती थी, फिर रिग्रेट करती थी। तो ये मैंने देखा, फिर मैंने बेसिक समझे धीरे धीरे धीरे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी बड़ी डॉटर उसी टाइम पे बड़ी हो रही थी, वो भी सेम करती थी, तो मुझे देख के लगता था अरे ये भी मेरी जैसी हो जाएगी, अगर मुझे अपनी बात नहीं रखनी आ रही तो ये भी कभी नहीं रख पाएगी। तो इस डर ने ना मेरे काम की स्पीड को बढ़ा दिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं होने दूंगी। और मैंने फिर बेसिक्स को समझा, अपने पे काम किया। फिर छोटी बेटी मेरी अब इस मामले में उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो बिल्कुल पूरी बात सुनती है, चाहे उसके पापा कितना भी डांट रहे हो या कोई कितना भी बोल रहा हो, टीचर कोई, पहले सुनती है, और ठहर के रुक के बिना रोए बिना गुस्से बिना उसके वो चिल्लाए वो जवाब देती है। तो ये शायद ममता सिंह आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपनी बात किसी के सामने रख सकूं, जो मुझे लग रहा बिल्कुल राइट। है ना? हाँ इस वेबिनार की शुरू की लाइन यही थी ना कि आपको अपनी प्रॉब्लम खुलकर बतानी होगी। तो वो हम यही कहते हैं, तो मैं मतलब सबके सामने बेशक ना बताओ, अकेले में मिलकर आप अपनी समस्या रखते हो और हम आपकी एक एक बात सुनते हैं, और उसी पर्टिकुलर घटना के थ्रू ही आप पूरा जीवन को सीख जाते हो और बातों को भी सीख जाते हो। पर सीखते अपनी प्रॉब्लम के थ्रू हो, इसलिए हम आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखने को कहते हैं। हम वाया आपकी प्रॉब्लम्स ही आपको सिखा पाते हैं, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। राइट राइट, ठीक 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 हाँ, सही। ये ममता जी आपने कैसे ज्वाइन किया है यहाँ पे, किसके थ्रू ज्वाइन किया है? ये मेरे नेबर में है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि मैंने, ममता हाँ, मेरी भी एक जानने वाले लोग। हाँ। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ वाकई में पहले बिना सीखे यही लगता है कि भाई मेरे तो हर दुख का कारण ना कोई दूसरा है। मतलब मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे मैं तो कुछ गलती करती थी, जो भी है दूसरे की वजह से मैं दुखी रहती हूँ। तो सीखने के बाद पता चला कि नहीं, अपने दुख के हम जिम्मेवार हैं, दुख के भी और सुख के भी। तो जब ये सीख लिया समझ लिया, बड़ा मन अशांत हो जाता है कि हाँ, कि अपनी बात रखना भी आ जाती है, हर चीज ठहरना भी आ जाता है, दूसरे को सुनना भी आ जाता है। तो सारी चीजें मतलब ठहराव आ जाता है, और जिसे कहते हैं ना आनंद में जीते हैं।
ये ना टाइम लगता है इसमें, पर ना हाँ, इतना टाइम वर्थ है लगता है। ये टाइम लगाना। मैं कहती हूँ तुम गहने कपड़े कुछ भी कम कर लो, पर ये सीखना समझना, मतलब कुछ खेल कूद कम कर लो, एंटरटेनमेंट कर लो, टाइम लगाओ यहाँ पर, तो ये बहुत वर्थ है। इसके बाद जीवन का मतलब मजा अलग होता है, जीवन ही अलग होता है। ओके। और ये मेरी आवाज, मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ बोलिए इंदु जी। बोलो। ओके, थैंक यू। तो मेरा भी सेम कांता दी की तरह वो है कि जैसे उसने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, तो क्या होता है ना, हम हमेशा दूसरे को देखते हैं दुख का कारण, और दुखी हो रहे होते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में कुछ सीख रही थी आपसे, तो मेरा भी यही था, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता था मन में कि मेरे सुधरने से ये कैसे सुधर जाएंगे और लोग। तो मतलब मैं क्यों मेरे सुधर, इनको सुधरना है ना, मुझे थोड़ी सुधरना है। तो ये सभी लोगों का ना ये बहुत अंडरस्टैंडिंग गलत होता है कि गलत तो सामने वाला है, पर मैं सीख भी लूंगी तो वो कैसे सुधरेगा, मेरी लाइफ कैसे ठीक होगी। मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, और इसी वजह से हम कभी नहीं जाते किसी के पास पूछने सीखने, क्योंकि हमें दूसरे को चेंज करना है। लेकिन जब मैंने शुरू करा था अपने ऊपर काम करना, तो मैंने मतलब जबरदस्ती ही शुरू किया था। तो उस टाइम मुझे भी लग रहा था चलो कोई नहीं, कुछ कर लेते हैं, अपने ऊपर ही कर लेते हैं। तो लेकिन वो इतना शिफ्ट होता है ना जब हमारा चेंज होता है अंदर से, तो वो रिवर्स इफेक्ट आता है सामने वाले पे। हाँ तो मतलब वो एकदम से जो चेंज होता है ना वो दिखता है आंखों से। तो हाँ। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। मतलब मैं हैरान थी कि मैं सिर्फ मैं हो रही हूँ, मैं नॉर्मल और काम हो रही थी, लेकिन मेरे काम होने की वजह से ना मेरी फैमिली वाले काम हो रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो पहला, और दूसरा ये है कि क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुल के। अब मैं सोचती हूँ मेरा तो बड़ा पर्सनल सा सवाल है, मैं कैसे पूछूं, बट भाई सब वहीं दुखी हैं, एक ही पॉइंट पे दुखी हैं सब, घर वालों से, ऑफिस वालों से, पड़ोसियों से। हम सोचते हैं मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं तो किसी को शेयर ही नहीं कर सकती, लेकिन शेयर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यहाँ नहीं, अकेले में कर लीजिए। अकेले में कर थैंक यू। लीजिए। और वैसे भी ना, ऐसी कोई हम बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या यस। चीज है हम इस पृथ्वी पर, इतनी सी दिल्ली है, उस इतनी सी यस। दिल्ली में इतनी सी जगह में या कॉलोनी में हम रहते हैं, उस कॉलोनी में भी कितने लोग रहते हैं, उसमें से हम एक हैं। अगर हमारी बात किसी को सुन भी ली, किसी ने हमारी बात से सीख भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई बड़ी चीज नहीं है, हम बहुत नॉर्मल, बहुत ही छोटे से इंसान है सबके सब। दिल्ली से ऐस- बाहर के लोग भी हैं यहाँ पे। अंकिल प्रीति मुझे बार बार लिख के पूछ रही हो, तुम भी बोल के पूछ लो, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं पूछ नहीं, वो बता रही है कि हाँ मैं नहीं एक्सपीरियंस पूछ भी मतलब रही है कि हाँ कुछ कुछ। हाँ हाँ क्योंकि मेरे को सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ दे रहा है कनिका, सुनाई। आ, अब नहीं सुनाई दे रहा कनिका। अभी सुन रहे हैं? नहीं हाँ अब नहीं सुन रहा सुन है। रहा, बस यही सुना था कि भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसके बाद कुछ नहीं सुना। मैं ना एक क्वेश्चन, एक ना मेरी फ्रेंड है उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ। एक फ्रेंड है मेरा, हाँ उसका उसकी ना मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, पैर का। नी में उनको प्रॉब्लम था तो उसका ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर ने ना उनको फिजियोथेरेपी बोला कि अच्छा। आप करो। पर ना वो आई घर पे तो उन्होंने कराया नहीं फिजियोथेरेपी। एक दो बारी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया तो वो कैंसिल हो गया किसी वजह से, हाँ तो उन्होंने दोबारा किया ही नहीं। तो उनका जो बेटा है उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी करा लो वरना ठीक नहीं होगा पैर, आपको प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने नहीं सुना और वो नहीं सुन रही। और वो मतलब ऐसे थोड़ा लगा के चलती रहती है घर में पूरे, बट वो नहीं सुनती, फिजियोथेरेपी नहीं कराती। तो उसने ना मुझसे पूछा, तो हाँ मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको यही बोल सकते हो कि आप फिजियोथेरेपी करा लो, नहीं तो आपको ही दिक्कत आएगी, आप ठीक से चल नहीं पाओगे, हाँ लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएगी पैर से। हाँ। मैंने सिर्फ इतना बोला। तो मैं और कुछ भी बोल सकती थी क्या इस बात पे? नहीं बस इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता, इतना ही बोलना था। और ज्यादा से ज्यादा अगर उनको कोई पैसे की दिक्कत है तो उनको कहो, बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद भी कर लेते हैं, यूट्यूब वगैरह पे देख के ना, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताई हुई होती हैं। अगर वो नहीं, अफोर्ड नहीं पैसे कर की कोई सकते किसी प्रॉब्लम वजह से, नहीं है, तो पर वो खुद करें। नहीं करना चाहती। हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बट वो नहीं करना अच्छा। चाहती बस। हाँ फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। मैं कहती हूँ मेडिसिन की तरह काम करती है एक्सरसाइज ऐसे केसेस में। दवाई दवाई तो साइड इफेक्ट भी देती है, एक्सरसाइज तो सिर्फ इफेक्ट देती है। एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज होती है, बस उसको बार बार यही कह सकते हो अपनी बात, कि एक्सरसाइज बहुत बड़ी बात होती है, मेडिसिन से ज्यादा इफेक्ट होता है इसका।
और अपना मैंने ये बात भी एक्सपीरियंस या किसी का एक्सपीरियंस शेयर कर दो तो वो और बेटर हाँ इफेक्ट करता है। हाँ मैंने ये बात भी उनको बोली थी कि आप ये भी बोल सकते हो कि आप अपने मतलब जो आप कर नहीं करोगे एक्सरसाइज तो आप अपनी प्रॉब्लम की खुद ही जिम्मेदार होगी। बिल्कुल। उससे ज्यादा आप क्या हाँ करोगे, मतलब आप भी कुछ नहीं कर हाँ। सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। नहीं नहीं, कोई किसी को, एक बार कोई एडल्ट हो गया ना, किसी बात के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ कह सकते हो। फिर भी ना सुने तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ चलिए ठीक है, खत्म करें ना मीटिंग को। और क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? हाँ, हो हाँ चुका है। 30 मिनट्स हो चुके हैं, होने ही वाला है टाइम। चलिए, बाय बाय। ओके, बाय। बाय। बाय।